इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, जिस प्रकार से मौसम ज़रूर बदल रहा है तो हम अपना कृषि का तो ध्यान रखते हैं, साथ के साथ अपना भी ध्यान हमने ज़रूर रखना चाहिए। और कार्यक्रम किसान वाणी में साथियों वैसे तो कई विषय लेकर आते हैं, लेकिन हमारी जो कोशिश रहती है भाई, जो टाइम की गिल्ला चाल है, यानी कि पूरी अपडेट हमें किसानों को दे, जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई हैं, ताकि कृषि क्षेत्र में वे बेहतर कार्य करें और देश को मजबूत बनावें। तो साथियों, कार्यक्रम में आज हम जो बातचीत विषय लेकर आए हैं, एक तो हम जो चर्चा करेंगे राष्ट्रीय स्तर कृषि मिशन की बात करेंगे, और नई फसल नई उमंग में हम जो आज बातचीत करेंगे नींबू वर्गीय बागों की देखभाल, कुछ मनोरंजन भी, और भाई एक बातचीत भी ज़रूर सुनाओगे और महत्वपूर्ण बातचीत है। लेकिन भाई कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो हमेशा आज के कृषि प्रश्न से होती है। तो आज का जो कृषि प्रश्न है, हरियाणा में किस पशु को काला सोना कहा जाता है? और भाई उसे को आपने जो उसका जो बताना है कि भाई हरियाणा में किस पशु को काला सोना कहा जाता है, और इसका जो सही उत्तर आपको हमारे को 9466021336 यानी 94,660 21,336 पर 6:50 से पहले केवल SMS के माध्यम से ज़रूर दीजिए। और भाई जो विजेता होगा उसका नाम भी बताओगे, आभार भी व्यक्त ज़रूर करेंगे। और भाई ताकि आपकी ये जो जानकारी है वो जग जाहिर ज़रूर रहे, और बिना किसी देरी के भाई केवल SMS के माध्यम से आप हमारे को इसका जवाब ज़रूर दीजिए, हम वही स्वीकार करेंगे और 6:50 पर आपको ज़रूर बताएंगे। प्रश्न एक बार फिर से, हरियाणा में किस पशु को काला सोना कहा जाता है? और भैया नस्ल है और इस नस्ल का आपको नाम बताना है। और अब कार्यक्रम में बातचीत ज़रूर भाई हम लेकर आए हैं, क्योंकि हमने भाई देखो हमारी जो कोशिश रहती है भाई, जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है उनके पास भी जाते हैं, जो विशेषज्ञ है उनसे भी बातचीत करते हैं, ताकि जो महत्वपूर्ण जो बातचीत है वो सभी के साथ साझा की जाए। ऐसी बातचीत हमने भाई जो करी थी वर्षा ऋतु में भिंडी की काश्त विषय पर डॉक्टर सुरेश कुमार अरोड़ा, जो कि भाई सलाहकार सब्जी विज्ञान विभाग में के हैं, महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल से। तो भाई इनके बातचीत के अंत से हम ज़रूर सुनते हैं, महत्वपूर्ण बातचीत है, सुनते हैं ये बातचीत। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे को ये बताइए कि आजकल जिस प्रकार से बारिश हो रही है, तो आजकल के दिनों में कौन सी उन्नत किस्में संकर प्रजातियां हम ले सकते हैं जिनकी हम बिजाई करते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। आजकल के मौसम में वर्षा ऋतु के अंदर सबसे फायदेमंद और अधिक आमदनी देने वाली फसलों में से भिंडी का बहुत ही प्रमुख स्थान है जी। भिंडी का प्रयोग हमारे हरियाणा प्रदेश के हर जिले में, हर घर में, सभी स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है जी। आजकल के समय में भिंडी की बहुत ही ज्यादा मांग है। हमारे क्षेत्र की, हरियाणा राज्य की एक व्यावसायिक फसल है। इसकी प्रमुख प्रजातियों के बारे में किसानों को जानकारी होना बहुत ही अति आवश्यक है। भिंडी की सबसे उन्नत प्रजाति जिसको कि आपने आजकल के समय में बोना है, उस किस्म का नाम है वर्षा उपहार। ये एक ऐसी किस्म है जो
पीलिया रोग के प्रति रोग रोधी है। इसमें किसी भी प्रकार का पीलिया बीमारी, जिसे हम कहते हैं येलो वेन मोज़ेक वायरस, उसका आक्रमण नहीं होता। मैं किसान भाइयों को दूसरी किस्म बताना चाहता हूं, जिसे कि आपको आजकल के मौसम में लगाना है। उस किस्म का नाम है हिसार उन्नत। एक किस्म और है भिंडी की, जिसका नाम है पूसा सामनी। प्यारे किसान भाइयों, हरियाणा राज्य के लिए भिंडी की एक संकर प्रजाति, जिसका नाम है HBH 142। प्यारे किसान भाइयों, अंत में भिंडी की एक और अच्छी किस्म है, जिसका नाम है हिसार नवीन। यह भी किस्म एक पीलिया रोग के प्रति प्रतिरोधक है और जुलाई के महीने में इसके लगाने की हम सिफारिश करते हैं। डॉक्टर साहब, वर्षा ऋतु की जैसे हम बात करते हैं, हाँ, तो 1 एकड़ में कितने बीज की मात्रा ठीक रहती है इसमें? आपने बिल्कुल सही कहा। 1 एकड़ के लिए वर्षा ऋतु में यदि आप भिंडी की बिजाई करते हैं तो आपको लगभग आप 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको बीज की जरूरत पड़ेगी। और बरसात के दिनों में ही अगर जो बिजाई हम की बात करें भाई, किस विधि से हम करें? आपने बिल्कुल ठीक कहा। वर्षा ऋतु के अंदर आपको समतल क्यारियां बनानी चाहिए। समतल क्यारियों के अंदर, कतारों के अंदर हम भिंडी की बिजाई करते हैं और इसमें जब कतार का फासला हम 45 से 60 सेंटीमीटर अर्थात 1.5 फुट से 2 फुट का फासला कतार से कतार का रखते हैं और पौधों की दूरी आपस में 30 सेंटीमीटर अर्थात 1 फुट होनी चाहिए। ये एक फासला ग्रीष्म ऋतु की फसल की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि वर्षा ऋतु के अंदर भिंडी की उन्नत जातियां और संकर जातियों की बढ़वार बहुत ज्यादा होती है। इसलिए कतार से कतार का फासला 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे का फासला 30 सेंटीमीटर हमें रखना चाहिए। बिजाई हमें हाथ से करनी है। हाथ से की जाने वाली हाथ से चोबे जाने वाले बीज की विधि को हम डिबलिंग मेथड कहते हैं। और जब भी कभी आप भिंडी के बीज की बिजाई 5 से 6 किलो बीज की बिजाई प्रति एकड़ करते हैं, आप रात्रि के समय बीज को पानी में भिगो कर रखें। भिगोने के पश्चात अगले दिन छाया में सुखाकर आप उसकी तुरंत बिजाई कर सकते हैं। जी। और डॉक्टर साहब, ये अगर जो प्रति एकड़ हम खाद और उर्वरक की बात करें तो कितनी मात्रा हमने डालनी चाहिए, इसकी बात करें तो डॉक्टर साहब? आपने बिल्कुल ठीक कहा। खाद और उर्वरक की मात्रा भिंडी फसल के लिए बहुत ही जरूरी है। बिजाई के लगभग 3 सप्ताह पहले आपको प्रति एकड़ 10 टन गोबर की गली सड़ी हुई खाद आपको खेत में डालनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रति एकड़ आप ये सोच लीजिए कि 40 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 24 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 12 किलोग्राम पोटाश की मात्रा प्रति एकड़ की दर से डालनी पड़ती है। जो नाइट्रोजन की मात्रा बताई, इसको 3 हिस्सों में हम डालते हैं। बिजाई करने से पहले 1/3 मात्रा नाइट्रोजन की और बाकी शेष बची हुई 2/3 नाइट्रोजन की मात्रा हम फूल आने पर और उसके 20 से 25 दिन के पश्चात दोबारा हम देते हैं। चूंकि भिंडी को नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए गोबर की खाद का प्रयोग करना जरूरी है। 40 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग करना बहुत जरूरी है और फास्फोरस भी, पोटाश भी, इनकी मात्रा भी हमें जरूर प्रयोग में लानी चाहिए। और आप ये देखेंगे कि इन खाद और उर्वरक की मात्राओं को प्रयोग करने से आपकी फसल में बहुत ही ज्यादा आमदनी प्राप्त आप कर सकते हैं। जी। और डॉक्टर साहब, सिंचाई जब हम करें हाँ, तो क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए विशेष तौर पे देखिए, भिंडियों में? मैं तो किसानों से ये कहना चाहूंगा कि आजकल के मौसम के अंदर जब भी आप भिंडी की बिजाई करें, वर्षा ऋतु है, जैसे ही भूमि में नमी बराबर की हो, सही मात्रा नमी की हो, आप गिल्ले खेत के अंदर, जमीन के अंदर नमी हो, उस नमी वाली जमीन के अंदर ही आप बिजाई कीजिएगा
और वर्षा ऋतु में हम ये कहेंगे किसानों को कि मौसम के आधार पर वर्षा के आने की इंटेंसिटी या उसकी तीव्रता को देखते हुए आपको 10 से 15 दिन के अंतराल के ऊपर पानी देना चाहिए। और वर्षा ऋतु के अंदर क्योंकि बारिश का मौसम है, सावन का महीना है, और 10 से 15 दिन के अंतराल पर आप सिंचाई कर सकते हैं। हाँ, एक बात अवश्य आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि जब भी हमारी इन उन्नत प्रजातियां या संकर प्रजातियों के ऊपर फूल आने शुरू हो जाए, छोटी छोटी भिंडी लगनी शुरू हो जाए, उस समय मिट्टी के अंदर, भूमि के अंदर नमी का बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। उस समय सूखापन नहीं होना चाहिए। जी। और जी। डॉक्टर साहब, ये जो भिंडी की तोड़ाई या जो हम कटाई भी बोल देते हैं, तो वो हाँ। कब करनी चाहिए? ये जो संकर प्रजातियां जिनका नाम मैंने आपको बताया, एक संकर प्रजाति का नाम बताया 142 नंबर, जी। और इसके साथ साथ पूसा सामनी है, पूसा नवीन है, पूसा हिसार उन्नत है, वर्षाकुआर है। इन सभी किस्मों में फल 45 से 47 दिन में तैयार हो जाते हैं। जब फूल निकलते हैं, फूल निकलने के 4 या 5 दिन के पश्चात भिंडी तुड़ाई के लिए एक उसका सही समय आ जाता है। उस समय आपको भिंडी की कटाई करनी चाहिए, तुड़ाई करनी चाहिए। और ज्यादा देर यदि आप भिंडी में लगाएंगे, फूल खिलने के 6 या 7 दिन के पश्चात यदि आप भिंडी को तोड़ते हैं, उस समय फल के अंदर रेशे बन जाते हैं, उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, उसकी गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है। इसलिए जितनी भी किस्में मैंने आपको बताई हैं, इन सभी किस्मों में, संकर प्रजातियों में फूल खिलने के 4 या 5 दिन के पश्चात भिंडी तुड़ाई के लिए काबिल बन जाती है, उसके योग्य बन जाती है। जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो अंत में कोई सलाह हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाइयों के लिए? कि किसानों को ये सलाह देना चाहूंगा कि सबसे पहली बात ये है कि वर्षा ऋतु के अंदर पीलिया रोग की बीमारी बहुत ज्यादा आती है। आप पीलिया के प्रति जो प्रतिरोधक किस्में हैं, रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं, उनका प्रयोग करें। दूसरी बात, हर किसान को ये चाहिए कि बिजाई करने के पश्चात जब पौधे 15 से 20 दिन के हो जाएं, उस समय आप पत्तों पर खाद का छिड़काव करें, और उस खाद का नाम है न्यूट्रीफास्ट। जी। इस न्यूट्रीफास्ट खाद का 3 ग्राम खाद को 1 लीटर पानी में मिलाकर, उसमें थोड़ा सा चेप मिलाकर, चिपकाने वाली दवाई मिलाकर आप छिड़काव कीजिएगा। इस न्यूट्रीफास्ट खाद के प्रयोग करने से पौधों को सूक्ष्म तत्व भी मिलेंगे, और इसके साथ साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा भी उपलब्ध होती है। तीसरी बात, किसानों को मैं ये कहना चाहूंगा, अच्छी गुणवत्ता के फल लेने के लिए सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव करना बहुत जरूरी है। बाजार के अंदर 2 सूक्ष्म तत्व बहुत ही लाभदायक हैं, जिनका नाम है मरीनो, और दूसरा उसका नाम है मल्टीप्लेक्स जर्नल लिक्विड। जी। इसके साथ साथ किसानों को चाहिए कि माइक्रो फूड लिक्विड का भी छिड़काव करें, जिसके द्वारा पौधों में वृद्धि अच्छी होती है और फल भी अच्छे आते हैं। मैं किसानों को अंत में एक बात और भी कहना चाहूंगा कि 2 ऐसे पादप नियामक हैं, ऐसे हार्मोन्स हैं, जिनका आप आजकल के समय में यदि पौधों पर वानस्पतिक वृद्धि के अवस्था के अंदर आप छिड़काव करें, तो बहुत ही ज्यादा फूल आते हैं, फल बहुत ज्यादा लगता है। उन हार्मोन का नाम है पेप्टो और फैब प्लस। इसके साथ साथ मोडोलिन है, इसके साथ साथ बायोविटा है, और इसके साथ साथ आप ड्रिप इरिगेशन के द्वारा प्रो न्यूट्री खाद, एक बायो फर्टिलाइजर है, उसका प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है। मेरे किसान भाइयों, ड्रिप विधि के द्वारा यदि आप भिंडी की खेती कर रहे हैं, प्रो न्यूट्री, ग्रो केयर, कंसोर्ट, 5 मिन और स्प्लेंडर, ये 5 वस्तुएं ऐसी वस्तुएं मैंने आपको बताई हैं जो कि भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए, पौधों को लगातार नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म तत्व प्रदान करने के लिए इन खादों में बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया मिट्टी में जाकर उन तत्वों को उपलब्ध करवाते हैं और पौधों की वृद्धि बहुत अच्छी होती है। तो प्यारे किसान भाइयों, ड्रिप विधि द्वारा मैं आपको चीजें फिर दोबारा बता देता हूं।
ड्रिप विधि द्वारा प्रो न्यूट्री का प्रयोग करें, ग्रो केयर का प्रयोग करें, ड्रिप विधि के द्वारा कंसोर्ट का प्रयोग करें, 5 मिन का प्रयोग करें और इसके साथ साथ स्प्लेंडर जो कि बहुत ही एक अच्छा जड़ों का हार्मोन है उसका हमें ड्रिप विधि द्वारा देना चाहिए ताकि आपकी भूमि के अंदर उपजाऊ शक्ति जो पड़ी हुई है सारी ताकत पौधों की जड़ों को मिलेगी और उससे आप अच्छा लाभ और आमदनी ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो कार्यक्रम में किसानवाणी और अपने साथियों महत्वपूर्ण जो बातचीत सुनी, और ये जो भाई वर्षा ऋतु में भिंडी की काश्त विषय पर डॉक्टर सुरेश कुमार अरोड़ा, सलाहकार सब्जी विज्ञान विभाग, महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल से आपने ये महत्वपूर्ण बातचीत जरूर सुनी। और साथियों अब कार्यक्रम में बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जो आने वाले जो कार्यक्रम हमारे कृषि के उसकी भी बातचीत हम ज़रूर कर लेते हैं। और साथियों जो कार्यक्रम में हम जो आगे विषय लेकर आए हैं, देखिए कल तो है रविवार और कार्यक्रम रहेगा तारी चिट्ठी हमारे गीत, और जो सोमवार को कार्यक्रम अंदाता हम जो लेकर आए हैं उसमें हम जो बातचीत करेंगे भाई बाग लगाने से पहले मिट्टी की जांच व नए बाग लगाने की वैज्ञानिक विधि। और आज की नसीहत में हम बातचीत करेंगे भाई वर्ष भर हरे चारे के लिए फसल चक्र अपनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियां भी, और इसी तरह भाई जो मौसम की भी जानकारी ज़रूर दे देते भाई। आने वाले जो 24 घंटे की हम बात करें तो अधिकतम भाई 33 और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस से जो तापमान रहने की संभावना है। और तापमान की बात करें तो भाई आज का अधिकतम 34 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया। और आने वाली जब बारिश की बात करें तो भाई देखो कल भी तकरीबन बूंदाबांदी रहेगी, लेकिन भाई अगला हफ्ता पूरा बारिश का रहेगा, तो अपना बंदोबस्त आप ज़रूर कीजिए भाई, तेज़ बारिश ज़रूर होएगी। और अब बातचीत ज़रूर कर लेते हैं भाई, इसमें हम जो विषय बात करें भाई नींबू वर्गीय बागों की देखभाल की बात ज़रूर कर लेते, क्योंकि साथियों हरियाणा की जब हम बात करते तो अधिकतम जो नींबू जाति के जो बागों को महत्वपूर्ण स्थान है। और भाई नींबू जाति के बागों लगाने वाले जो रोग है उनकी रोकथाम की बात करते हैं। एक तो भाई नींबू का जो उल्टा सूखा रोग भाई वो महत्वपूर्ण रोग से, और इसमें भाई रोगग्रस्त पेड़ जो छितरे और पीले पड़ जाते हैं, धीरे धीरे पत्तियाँ सूख जाती है, टहनियाँ चोटी से नीचे की ओर सूखनी शुरू हो जाती है। और ये रोग कई कारणों से हो सकता है भाई, जिस तरह मिट्टी और जलवायु का ठीक ना होना, जल निकास की व्यवस्था का ठीक ना होना, विषाणु फफूंदी या फिर नेमाटोड का जो प्रकोप होना, या फिर धड़ और ताकुर के जड़ में असंगति का होना, ये भाई रोग की नींबू जाति में ये संतरा वर्गीय फलों में अधिक लगता है। और इसी तरह भाई नींबू का जो तना गला जो रोग है, तना गलन सड़ रोग, या फिर जिसने गूंद वाला रोग भी है, तो यो जो तना तथा शाखाओं का रोग से रोगग्रस्त पेड़ के आक्रांत भाग में जो गोंद से जो यानी कि चिपचिपा पदार्थ है वो निकलना शुरू हो जाता है, जिससे रोगग्रस्त पेड़ के छाल और लकड़ी दोनों का भाई गलना शुरू हो जाता है। और भाई नींबू का जो जीवाणुनोज रोग भी है, जिसने कैंकर भी कह दिया करे, यो रोग भाई पेड़ के सभी भागों, पत्तियों और टहनियों व कांटों में भाई फलों पर नजर आता है। तो पत्तों के रोग के लक्षण गोल भूरे रंग के दानों के रूप में प्रकट होते हैं। और इसी तरह साथियों जो नींबू का एंथ्रोकनोज या फिर चोटी मुरझान रोग भी है, ये रोग भी केवल पत्तियों पर नहीं नजर आता है, बाद में इन धब्बों पर काले रंग के भाई छोटे छोटे कई बार जो धब्बे बन जाते हैं, समझ लो ये रोग हो गया। और भाई इसी तरह साथियों जो नींबू की पत्ती का चितकबरापन भी है, ये रोग भी जो जस्ते की कमी के कारण होता है। इसे रोग से पत्ते की शिराओं के बीच का भाग पीला पड़ जाता है। और उपचार की जब हम बात करते हैं तो भाई रोगों को निर्धारणपूर्ण भागों का प्रबंधन अच्छा रखा है, पानी की निकास की व्यवस्था ठीक रखनी चाहिए, मिट्टी में भाई नमक की जो मात्रा अधिक न हो और मिट्टी हल्की हो, रोगग्रस्त टहनियों के टाइम पे इसमें कटाई और छटाई करनी चाहिए। और रोगग्रस्त टहनियों व पत्तों को बाग के बाहर जला देना चाहिए। पेड़ की जो आयु के अनुसार समय पर भाई खाद देवे और चश्मा बांधने के लिए भाई रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करें। और उपचार की भाई सही विधि अपनानी हमने चाहिए। सूखी टहनियों, तनों और छाल की जो जनवरी फरवरी के महीने में काट दे और कटे हुए भाग पर तथा तने पर जो बोडो पेस्ट लगा हुआ तथा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 200 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के जो घोल से मिला गया इसमें छिड़के। और इसके बाद भाई फरवरी में 10 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा 10 ग्राम कॉपर सल्फेट 500 लीटर पानी में घोल का छिड़काव करें। और भाई अप्रैल मई की जब हम बात करें तो इस महीने में भाई पेड़ पर
1 किलोग्राम ब्लॉक टैक्स और यानी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी तथा 3 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 1.5 किलोग्राम भुजा हुआ चूना 500 लीटर पानी में घोल का छिड़काव करें। जून जुलाई में भाई इसमें 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 2 किलोग्राम कॉपर सल्फेट और 2.25 किलोग्राम भुजे हुए चूने का जो 500 लीटर पानी में घोल का छिड़काव करें। इस तरीके से साथियों हम इसमें भाई लाभ ले सकते हैं। और इसी तरह पहली बरसात बाद 1.5 किलोग्राम ब्लैक टॉक्स या फिर 10 ग्राम स्ट्रेप्लोसाइक्लिन और 10 ग्राम कॉपर सल्फेट 500 लीटर पानी के घोल में इसका छिड़काव करें। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें देख रेख का बचाव तय लाभ ले सके हैं। और इसी तरह साथियों जो प्राकृतिक खेती की भी बात करें कि ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन साथियों एक मनोरंजन करवाते थे, एक लोकगीत, और उसके बाद कार्यक्रम हम ज़रूर बताओगे भाई आज का कृषि प्रसंग की हरियाणा में किस पशु को काला सोना कहा जाता है, उसका अपना जवाब भाई इस गीत के बाद ज़रूर लेंगे। और जिसने भाई प्रश्न का जो सही सुन लिया तो भाई इसका 9466021336 पर इसका सही उत्तर दीजिए। आपके उत्तर का इंतजार रहेगा SMS के माध्यम से। सुनते हैं ये रागनी। तोरे साथ रहनिया संग के साथी, तम दया मेरे पे फेर दियो, मन देश के ऊपर जान झोंक दी, तम लिख चिट्ठी में ये दियो, साथ रहिया संग के साथी, दया मेरे पे फेर दियो। सबसे पहले माता पिता के चरणों में प्रणाम लिखो, तो उन कुटुंब कबीला सबको दुआ सलाम लिखो। देखे जितने से मेरे मंत्र प्यारे सबको राम और राम लिखो। के जाए भैया ने मेरा एक जरूरी काम लिखो, मेरे माँ के जाए भैया ने एक जरूरी काम लिखो। देखे जिस रस्ते जिस रस्ते उस रस्ते पूर्ण बखेर दियो, मन देश के ऊपर जान झोंक दी रल चिट्ठी में दया मेरे सोचेगा मारे खानदान में टुक हो जा, दो यानी सिन मूर्त से कज बालकपन में दुखी हो जा, पाल पोस के जाने कर ले जिंदगी भर का सुख हो जा। जान उम्र में मेरी त्रिया देश धर्म में रुखी हो जा, मेरा बदला ते ऊंचे स्वर पे ढेर दियो, मन देश के ऊपर जान झोंक दी, तुम लिख चिट्ठी में दे दियो। साथ रहिया सबके साथ, दया मेरे पे दे दियो, देश के ऊपर जान झोंक दी,
तो साथियों ये तो आपने रागनी सुनी और पालेराम और साथियों द्वारा ये गाई गई। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुना आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पंप का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पंप की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। और अब बातचीत जरूर कर लेते भाई, जो आज का कृषि प्रश्न था, हरियाणा में किस पशु को काला सोना कहा जाता है? भाई मुर्रा भैंस को हम काला सोना कहते हैं और ये भाई भैंस की प्रसिद्ध नस्ल है और हरियाणा में बहुत प्रसिद्ध है और भाई इस नस्ल के बहुत चर्चे हो। तो भाई महत्वपूर्ण जो ये जवाब था, इसका जो सही जवाब भाई साथियों हमारे को जो दिया है ये भाई संजीव कुमार, अमन कुमार, गांव कुकाणी और तहसील इंद्री करनाल से ये सही जवाब आया है। और इसी तरह साथियों एक और सही जवाब है यह है भाई यमुनानगर गांव जोगड़ी से रणधीर सिंह वांगड़ और परिवार के सदस्यों द्वारा ये सही जवाब दिया गया है। और इसी तरह साथियों चंडीगढ़ से भी हमारे पास एक सही जवाब आया है जिनके नाम है प्रोफेसर जय नारायण देराज। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई और एक उम्मीद करते हैं भाई आगे भी आप ज़रूर भाग लेते रहे। और इसके बाद साथियों अब जो बातचीत है राष्ट्रीय स्तर पर कृषि मिशन की भी बातचीत ज़रूर कर लेते हैं क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय स्तर पर कृषि मिशन को भाई वर्ष 2014-15 से क्रियाशील किया गया जिसका उद्देश्य स्थान विशिष्ट एकीकृत यानी संयुक्त कृषि मिशन प्रणालियों को बढ़ावा देकर मृदा और नमी संरक्षण उपायों, व्यापक मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, कुशल जल प्रबंधन प्रथाओं और वर्षा आधारित प्रौद्योगिकियों की को मुख्य धारा में लाकर कृषि को अधिक उत्पादन, टिकाऊ, लाभकारी और जलवायु अनुकूल बनाना है। और भाई इसमें जो 2014-15 के दौरान भाई NMSA के एक घटक के रूप में फार्म जल प्रबंधन को क्रियान्वित किया गया था जिसका उद्देश्य ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रौद्योगिकियों को कुशल जल अनुप्रयोगों एवं वितरण प्रणाली, द्वितीय भंडारण जिसे तकनीकी जो हस्तक्षेप को बढ़ावा देकर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना था। और इसके बाद भाई जो ये दौरान गतिविधियों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल जो घटक के अंतर्गत शामिल कर दिया गया था। तो साथियों महत्वपूर्ण विषय रहते हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार और साथियों हमेशा कोशिश रहती है कि प्रगतिशील किसान बहन भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे और उनको आर्थिक तौर पर भी मजबूत करे और अपनी जो कृषि को बेहतर बनाए। तो अब कार्यक्रम में बातचीत ज़रूर कर लेते साथियों। एक किसान कॉल सेंटर नंबर है जो भाई 1551 है। आप घर बैठे सारी जानकारियाँ निःशुल्क इस पर ले सकते हैं। और इसी तरह भाई जानकारी हमारे जो PIB ऐप है उस पर भी आप ले सकते हैं भाई, गूगल में भी लिख सकते हैं। PIB ऐप के माध्यम से जो केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं कृषि की भी वे सभी आपको घर बैठे सारी ज़रूर मिलती हैं। और भाई आज जो एक उम्मीद करी तो भाई साथियों जो महत्वपूर्ण बातचीत है, एक उम्मीद करते जो भी बातचीत है आप जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है उनके साथ आप साझा भी ज़रूर करेंगे। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम
और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो साथियों, आज के कार्यक्रम किसान वाणी में इतना ही, और एक उम्मीद करते ही भाई जो महत्वपूर्ण बातचीत है आप अपने प्रगतिशील किसान बहन भाइयों के साथ साझा करके देश को आगे बढ़ाओगे, और विचारों के आदान प्रदान से ही साथियों समाज आगे बढ़ता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।